गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही प्रमुख यानी मुख्य जो है वो यूसेट और सीटी टीटीटी आदि यानी शिक्षा से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनसे संबंधित एक हम अध्ययन करने जा रहे हैं, अधिगम। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पक्ष यानी एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और सीखने के नियम। इनको हमको क्या करना है, दोनों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करें। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अधिगम पढ़ रहे थे, तो आप सब लोगों को फिर से एक बार अभिवादन है। और हम अधिगम पढ़ रहे थे, तो अधिगम में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था अधिगम क्या है, अधिगमकर्ता के गुण क्या होने चाहिए, अधिगमकर्ता के वर्गीकरण किस तरह से किए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पक्ष और अधिगम के नियम यानी कि सीखने के नियम या अधिगम के नियम। ये दो टॉपिक हम लोग तो आज समाप्त करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के पक्ष यानी एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग, और इसके 3 पक्ष होते हैं। अब एस्पेक्ट या पक्ष के विषय में आप लोग जानते हैं, यानी कि अधिगम किस प्रकार के यानी किन किन पक्षों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत हम इन तीनों पक्षों को पढ़ेंगे या इनका किनका किनका महत्व होता है। तो इसे सबसे पहला है संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। संज्ञानात्मक अधिगम पहला पक्ष है। तो इसके अंतर्गत ये आता है कि जो बौद्धिक विकास है, यानी कि हम बौद्धिक विकास की बात करते हैं, नहीं संज्ञान की बात करते हैं, संबंधी जितने भी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अर्थात बौद्धिक विकास में किन किन चीजों के द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत लेकर के आते हैं। संज्ञानात्मक अधिगम भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि संज्ञानात्मक का मतलब है हम जो भी करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो पक्ष की बात हो रही है। तो इसमें यानी कि बौद्धिक विकास जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो ये है, ठीक है। इनमें आता है 3 इसके पक्ष हैं या 3 प्रकार कह लीजिए। इसमें है पहले प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटिव लर्निंग। प्रत्यक्षात्मक अधिगम का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो सामने उपस्थित है उसके विषय में हम क्या करते हैं, जब जानकारी लेते हैं, जो छुपी हुई है वो जो है जानकारी नहीं, जो सामने प्रस्तुत है, ठीक है, उसके विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त कर जाती है, ठीक है, वो प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है। और ये अधिगम बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में यही इसी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात जब बच्चा क्या होता है, माता पिता के पास होता है, परिवार के साथ होता है, तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, उसे प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सामने जो होता है ना उसी को उसको याद दिलाता है। बोलते हैं कि ये यानी कि नाम किसी का बताना हुआ तो बोलते हैं कि ये मम्मी है, ये पापा है। जो भी गोद में लेना है तो बोलते हैं बुआ बोलो, तो चाचा बोलो। तो ये सब क्या है, ये प्रत्यक्ष जो होता है ना सामने, उसी को दिखा करके उसे क्या किया जाता है, संज्ञान दिया जाने की कोशिश की जाती है, ज्ञान दी जाने की कोशिश की जाती है। तो इसे हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। जब सामने आता है तो पेनी बोलते हैं दूध लो, दूध पी लो, तो उसे दूध बताया जाता है, ठीक है, तो लो दूध पी लो। तो जब देखता है तो बार बार देखने के बाद उसे दूध का ज्ञान होता है कि हाँ ये दूध है, ठीक है। उसे पानी पिलाया जाता है, तो पानी पिलाया जाता है, तो उसके बाद जो है बोला जाता है ये पानी है। पहले बच्चा भले उसे यानी कि वो मम पानी को नहीं बोलता है,
लेकिन वो जो है यानी पानी पीना चाहता है तो कुछ ना कुछ आवाज करता है, तो लोग सोचते हैं मम बोल रहा है। नहीं, वो सिर्फ जो है ना पानी पिलाया जाता है, बाद में फिर उसे मम को पानी क्यों बोलने लगता है? क्योंकि उसके प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मतलब कि किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। क्लियर? अब इसके बाद है, कहीं पर भी लेकर जाकर दिखाते हैं। हर एक बच्चा अपना घर क्यों पहचानता है? क्योंकि उस घर में हमेशा रहता है। ठीक है। अपना स्कूल क्यों पहचाना, दूसरे स्कूल में क्यों जाता है? क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से उसको माँ बाप ले जाकर के स्कूल दिखा करके आते हैं, तुम्हारा ये है, ये तुम्हारी क्लास है, यहाँ तुमको बैठना है। ये प्रत्यक्षात्मक अनुभव यानी कि अधिगम है। क्लियर? इस बात है प्रत्यात्मक अधिगम। ठीक है। आइडिएशन आइडिएशनल यानी कि जो अधिगम होता है लर्निंग, उसे हम बोलते हैं। यानी कि ये आइडिया से लिया जाता है। आइडिया से का मतलब है कि ये प्रत्यक्ष है, इसे बताया गया, अधिगम दिया गया, लेकिन इसमें बच्चा क्या करता है, उसके सामने कोई भी चीज आती है, कोई वस्तु आती है, तो वो चिंतन के द्वारा समझता है। ठीक है। तर्क करता है और परिकल्पना करता है। इसके द्वारा जो क्या करता है, लर्निंग करता है। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रत्ययात्मक अधिगम। ठीक है। यानी कि वो आइडिया से कुछ सीखता है ना, अपने आप खुद कुछ ना कुछ क्या करता है, आइडिया अपना बनाता है कि ये करना है। अब किसी बच्चे को के सामने दीपक लेकर के जाया जाता है। ठीक है। चलिए अभी यानी इसको हम पढ़ लेते हैं, तीसरा इसका, तभी हम समझ पाएंगे इसमें क्या है। सहचर्यात्मक अधिगम, इसका मतलब है कि वो इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करता है ना, इसके आधार पर आने वाली जो वस्तुएं होते हैं, ठीक है, उनका उनके साथ संबंध स्थापित करता है, यानी एसोसिएशन स्थापित करता है और फिर निर्णय लेता है। तो उसे बोलते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। ठीक है। यानी सहचर्यात्मक, उसे कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करता है। तो पूर्व ज्ञान और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इसी को सहचर्यात्मक अधिगम कहा जाता है। तो अब इसमें समझ में आ गया। एक ही हम सामान्य सा उदाहरण ले लेते हैं कि यदि किसी बच्चे के यानी बच्चे को दीपक के सामने ले जाया जाता था, तो बच्चा क्या करता है, उस दीपक को पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें दीपक जो होता है वो हिलता रहता है और सब जगह अंधेरा रहता है, बाकी वहीं सबसे ज्यादा रोशनी रहती है। ठीक है। तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका हाथ ज्यादातर चलता है। किसी बच्चे के हाथ में कुछ भी दिया जाए तो क्या करता है, वो उसे पकड़ करके मुंह में डालने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान है, वो जब तक आप बार बार उसे मना करते हैं, नहीं, उसे जानकारी नहीं कि नहीं इसको मत छूना नहीं तो जल जाओगे, इसको मत पकड़ना नहीं तो जल जाओगे। ठीक है। तो जब जो है यानी कि बालक को समझ में आ जाता है, हालांकि उसे कुछ यानी बड़ा होने तक यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये इस प्रकार की चीज है, प्रत्यक्ष रूप से ये जलने वाली चीज होती है। तो आग कहीं पर भी जलेगी, गर्मी से उसको लगेगी तो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, उसे छूने की कोशिश नहीं करेगा। यही चिंतन है। ठीक है। मतलब कि हर एक तरह की आग को क्या करेगा, उसी रूप में देखना शुरू करेगा। अब इसके बाद यदि वैसे ही कोई चीज कहीं पर यानी कि उसके सामने उपस्थित होती है, तो इन दोनों के द्वारा जो उसने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, पूर्व ज्ञान के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा उसका निर्णय करेगा कि ये आग है अथवा नहीं है, मुझे इसे छूना चाहिए अथवा नहीं छूना चाहिए। ठीक है। तो ये है सहचर्यात्मक अधिगम। सहचर्यात्मक अधिगम का मतलब हुआ है कि ऊपर वाले दोनों के आधार पर सोच समझ करके उसको फिर सिखाने वाला कोई नहीं होता है, लेने वाला निर्णय वही होता है। ठीक है। इसी तरह से आप बच्चे को आपने क्या किया, उसे यानी कि का और खा ग यानी वर्णमाला पढ़ा दिया। वर्णमाला पढ़ाने के बाद आपने क्या किया कि बोला कि आप इसे क्या करिए, दो दो को जोड़ो, और जो है ना का और माँ ने आ और माँ आम हो गया। ठीक है। या ई और खा ईक हो गया। तो इस तरह से जोड़ करके क्या करेगा, वो प्रत्यक्ष रूप से हो गया। अब उसके बाद जब उसके सामने फिर दोबारा उसी तरह से लिख करके आते हैं, तो वो जोड़ करके पढ़ने की कोशिश करता है। अंग्रेजी जब बच्चा सीखता है तो वो भी यही करता है, वो जोड़ जोड़ के पढ़ने की कोशिश करता है। अब उसके बाद वो एक बार समझ में आ जाता है, हाँ ऐसा पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसा जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो ये वस्तु ऐसी है। अब इन्हीं दोनों को मिला करके यदि उसके सामने कोई नया शब्द आता है, बोला जाता है कि आपको क्या करना है, तीन वर्णों के शब्द बनाने हैं।
ठीक है। तो 3 वर्णों के शब्द क्या करता है, 3 कोई भी वर्ण उठाता है और फिर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही हो गया उसका पूर्व ज्ञान और अनुभव। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद है संवेदनात्मक। अब ये दूसरा अधिगम है, संवेदनात्मक अधिगम। संवेदनात्मक अधिगम का मतलब ये हुआ कि वहां तो कोई चीज सिखाया जाता है, ठीक है, वो मनोमस्तिष्क पर क्या होता है, बैठा रहता है, सभी चीजें रहती है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, वो इमोशनल लर्निंग पर आधारित होती हैं। यानी संवेगी अंगों के द्वारा जब बालक क्या करता है, लर्निंग करता है, यानी ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे संवेदनात्मक अधिगम बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे सुगंध है, ठंडक है, गर्मी है। कोई बच्चा ठंड से कांप रहा है, तो जब आप उसे बोलेंगे कि जो है क्यों कांप रहे हो, तो बताएंगे नहीं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये इसी को ही ठंडक बोलते हैं। बच्चा कभी भी जो है वो उसे उतना ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे ठंडक से बचना है या नहीं बचना है। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान ही नहीं देता, तो वो क्या करता है, उसी तरह से वो बना रहता है, यानी कि कपड़ा नहीं पहनता और वो उसे एहसास नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं, गोद में होते हैं और मम्मी लोगों के पास सोते रहते हैं, रात को उघड़ जाते हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सोते रहते हैं, सुबह पता चला कि वो बीमार पड़ गए। ठीक है, तो ये यानी कि संवेदनात्मक अधिगम बाद में उसे पता चलता है, इसे ठंडक बोला जाता है, इसे गर्मी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे कोई फूल है, उसकी सुगंध लेकर के तभी तो उसे पता चलेगा ये गुलाब है, तभी उसे पता चलेगा। ठीक है, ये चमेली है, इस तरह का है। ठीक है, ठंडक और गर्मी के द्वारा, आंखों के द्वारा देख करके। संवेदी का मतलब है इमोशन, तो वैसे यहां पर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं उनके द्वारा क्या करता है, वो यानी प्राप्त करता है। अब जैसे कोई चीज है सामने रखी हुई है और वो खाया नहीं, तो उसे कैसे पता है मीठी है कि खट्टी है या तीखी है। ठीक है, जब वो यानी खाता है तो यानी कि उसे तब बताया जाता है कि ये से मीठा बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब संवेदी अंगों के द्वारा जो क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, यही। और संवेदी अंगों का प्रयोग किसमें होता है, जब यानी बच्चा स्कूल जाता है वहां पर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अध्यापक उसे ब्लैक बोर्ड में देखने की बात करते हैं और दूसरा उसके कान से सुनने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, संवेदनात्मक यानी ये है। और दूसरा है, इस संवेदनात्मक का मतलब ये तो हो गया, लेकिन संवेदी अंगों के द्वारा, लेकिन ये है कि जो उसके संवेदन को यानी क्या करते हो, जगाते हो। ठीक है, उन्हें भी उसके इमोशंस को जगाते हो। ठीक है, उन उस तरह के अधिगम को भी क्या बोलते हैं, संवेदनात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, जो तीसरा इसका है, क्योंकि हमने बताया कि 3 ही है, तो इसमें जो तीसरा है वो है क्रियात्मक या कौशलात्मक अधिगम, या इसको गामक अधिगम बोलते हैं। क्रियात्मक यानी क्रिया करके, ठीक है, कौशल के द्वारा, या गामक। गामक का मतलब होता है, ठीक है, मूविंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रिया करके, ठीक है, खुद की क्रिया करके जो क्या करता है, अधिगम प्राप्त करता है, उसी को ही इसे हम बोलते हैं मांसपेशियों या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो अधिगम प्राप्त होता है, उसे हम क्रियात्मक कौशल बोलते हैं। ठीक है, क्रियात्मक या कौशलात्मक अधिगम बोलते हैं, या इसी को गामक यानी कि जो है ना मोशनल, यानी कि इमोशनल मूविंग मूविंग करने के कारण जो होता है। ठीक है, तो ये कौशल प्राप्त होता है। जैसे तैरना, दौड़ना, साइकिल चलाना, खेलना। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इसके अंतर्गत अधिगम कौन आते हैं, यानी इसके अधिगम कौन से आते हैं। इसके ऊपर वाले में सेंसर आर्गन, यानी जो है वो हमारे सेंस आर्गन्स क्या होते हैं, उनके द्वारा यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। संज्ञानात्मक में बौद्धिक ज्यादा जो है ना वो आता है, प्रयोग होता है। इस वाले में ज्यादातर क्या होता है, शारीरिक वो यानी प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आप गामक कह सकते हैं, मस्कुलर कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि मांसपेशियों के द्वारा जो अधिगम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। अब मुझे लगता है कि ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों का समय न खराब हो इसलिए मैंने इनको पहले से लिख रखा था। तो और आप लोग चाहें तो जो है इनको अपने साथ नोट भी कर सकते हैं, और नहीं होगा तो इसका ये यानी कि इसके स्नैप शो हम प्रोवाइड करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद
ये अधिगम के पक्ष तीन हो गए, संज्ञानात्मक, संवेदात्मक और क्रियात्मक। और संज्ञानात्मक के भी दो होते हैं, यानी कॉग्निटिव लर्निंग के तीन पार्ट होते हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यय। वो अप्रत्यक्ष नहीं हो, प्रत्यय होता है, प्रत्ययात्मक और क्या है, साहचर्यात्मक। तो ये हमारा अधिगम के पक्ष, ठीक है, यानी एस्पेक्ट समाप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम। तो चलिए, अधिगम या सीखने के नियम हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सीखने के नियम जो दिए गए हैं वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि थॉर्नडाइक ने कई परीक्षण किए, प्रयोग किए और उसके आधार पर इन्होंने क्या किए, सीखने के कुछ नियम जो है स्थापित किए। तो इसमें है लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये लॉज हैं, ये थियरीज नहीं है। थियरीज तो क्या है, अलग है, ये लॉज है। तो लॉज जो है वो अलग होता है, थियरी अलग होती है। तो थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम दिए गए हैं। ये पहला प्रश्न यही आपको हो गया। अब थॉर्नडाइक ने कुछ इसमें बोला है। थॉर्नडाइक ने बोला था कि सीखना संबंध स्थापित करता है, सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क यानी माइंड करता है। तो इसका मतलब है सीखना यानी कि जो लर्निंग है वो क्या स्थापित करता है, वो कोरिलेशन स्थापित करता है, स्टेबल करता है। और जो कोरिलेशन होता है उसका यानी कि बनाने का जो कार्य करता है वो माइंड करता है। तो इसका मतलब है कुल मिलाकर के सीखने के नियम जो आधारित हो गए वो किस पे आधारित हो गए, माइंड पर आधारित हो गए। ठीक है, पहली बात ये तो इन्हीं का ही, थॉर्नडाइक का कथन है ये जो कहना है ये थॉर्नडाइक का ही कथन है। सीखना संबंध स्थापित करता है और संबंध स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि संबंध स्थापित करने का कार्य कौन करता है, तो मस्तिष्क करता है। इसके बाद इसमें है सीखने, जो सीखा जाता है वो, इसका कुछ हम पढ़ते हैं नियम, उद्दीपन, प्रतिक्रिया या संबंधवाद। क्योंकि संबंध है ना, यानी कि कनेक्शनिस्टिक थियरी। तो ये जो है यानी कि कनेक्शन स्थापित करना है, कोरिलेशन स्थापित करना है, ठीक है, तो संबंध स्थापित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया जो इन्होंने उद्दीपन और प्रतिक्रिया संबंधी एक नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, ये उसी के आधार पर सीखने के जो नियम है वो क्या होते हैं, ये निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि सीखने का नियम यानी कि लॉज ऑफ लर्निंग किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है कनेक्शनिस्टिक थियरी पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है, कनेक्शनिस्टिक थियरी पर बेस्ड है, यानी सीखने का नियम उद्दीपन, प्रतिक्रिया या संबंधवाद पर आधारित है। इसके बाद अब आते हैं कि सीखने के नियम हैं कुल कितने और वो हैं क्या। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के कुल 3 नियम है। ठीक है, कितने नियम है, 3 नियम है। थॉर्नडाइक ने बताए हैं कि कुल 3 नियम है किसके, सीखने के। तो सीखने के 3 नियम है, तो इन तीनों नियमों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे और थोड़ा सा इनको उदाहरण और एक्सप्लेनेशन के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। पहला है तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता या प्रेरणा जो भी है, या तैयारी का नियम, इसे हम तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तत्परता या तैयारी का नियम, तो लॉ ऑफ द रेडीनेस, यानी कि रेडी करने का। इसका मतलब है कि जब तक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक जो है कोई अधिगम करवाया नहीं जा सकता। इसलिए शिक्षक का सबसे पहला काम है बालक को पढ़ने के लिए यानी कि अधिगम प्राप्त करने के लिए तैयार करना। ठीक है, तो बच्चा जब तैयार हो जाएगा यानी कि वो तत्पर हो किसके लिए, सीखने के लिए, तभी सिखाया जा सकता है। तो इसमें ही है शिक्षार्थियों को सीखने हेतु किसके लिए, मानसिक रूप से तैयार करना। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि शिक्षार्थियों को, लर्नर्स को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए किसके लिए द्वारा, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेंटली प्रिपेयर्ड या मेंटली रेडी करना चाहिए। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता है।
ठीक है, यही नियम है तत्परता का। ठीक है, तत्परता का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तभी सीख सकता है जब उसके लिए सीखने के लिए वो क्या होता है, तैयार होता है। यदि वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता, किसी भी रूप में आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा है तत्परता का नियम। अब इसके बाद इसी में आता है, बिना मानसिक रूप से तैयार किए अधिगमकर्ता को कुछ भी सिखाना संभव नहीं है। ये इन थार्डाइक का कहना है। ये मानते हैं कि जब तक हम मानसिक रूप से उससे तैयार नहीं करेंगे, तब तक जो है वो कुछ भी सीखने के लिए यानी कि उसे हम कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, तैयारी का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे रेडी का मतलब तैयारी ही होता है, यानी कि तत्पर का मतलब है बिल्कुल तैयार होना, यानी कि हाँ अब जो है ना शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद है तैयारी या तात्पर्य। ठीक है, यानी तत्परता का अर्थ मानसिक मेल यानी कि मेंटल कनेक्शन है। ठीक है, यानी कि तैयारी तत्परता का जो सीधा सीधा अर्थ है उसका मतलब है मेंटल कनेक्शन, अर्थात अध्यापक के मानसिक कनेक्शन को जो लर्नर है उसके मानसिक कनेक्शन को क्या कहनी, मेंटली कनेक्शन से क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, यही है क्या, तैयारी या तत्परता। ठीक है, यानी कि तात्पर्य का मतलब वही है तत्परता। तो तैयारी या तात्पर्य का जो अर्थ है वो यही है कि मेंटली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, तभी अधिगम दिया जाए और तभी अधिगम प्राप्त किया जाए, तभी अधिगम पूर्ण होता है। क्लियर हो गया? मुझे लगता है तत्परता का नियम आना आ गया होगा। यानी कि किसी भी बालक को यदि हम क्या नहीं, किसी भी बालक को क्या या किसी भी शिक्षार्थी को हम तक कुछ नहीं सिखा सकते हैं जब तक वो क्या हो, सीखने के लिए तैयार ना हो। इसलिए अध्यापक का पहला कार्य होता है कि वो उसके लिए, ठीक है, लर्नर को वो मेंटली कनेक्शन से जोड़ दे, अर्थात जो अध्यापक पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, वो सीधा सीधा उनके जो मस्तिष्क है वहां तक पहुंचता जाए। ठीक है, तो पहला नियम हो गया तत्परता का नियम। क्लियर? इसके बाद दूसरा जो है, को यहां तक कि आप सीखने की बात छोड़ दीजिए, खाना भी व्यक्ति तब तक नहीं खाने के लिए जो है तैयार होता जब तक उसे भूख नहीं लगी होती। भूख लगेगा तभी आप उसे तैयार करेंगे, चलो खाना खा लो, ठीक है, तो वो तैयार हो जाएगा खाना खाने के लिए। यदि जो है भूख नहीं है, ठीक है, तो आप बहुत ही रिक्वेस्ट करोगे तभी थोड़ा सा बोलेगा, चलो भूख नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा खा लेता हूं। इसके बाद है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जो दूसरा नियम है वो है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम को ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए, यानी कि सीखने के लिए तो आपने उसे तैयार कर दिया, उसने सीख लिया, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक जो है ना कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी उसकी। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अभ्यास का मतलब सिर्फ एक जगह मत सोचिए। यदि एक बार आपने उसे पढ़ने के लिए तत्पर कर लिया है, ठीक है, अर्थात वो स्कूल आना शुरू हो गया है और आपने 2-4 दिन में उसे तैयार कर लिया कि हाँ वो पढ़ने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब है लगातार कंटिन्यू, ठीक है, उसे उसी रूप में बना के रखना है। यानी कि हर दिन आपको नहीं तैयार करवाना है कि उसको नहीं तैयारी करो, तत्परता का नियम लागू करो कि रोज तैयार करो रोज पढ़ाओ, ऐसा नहीं है। यानी कि उसके दिमाग में ये आ जाए, तत्पर इस ये हो गया कि वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने का मतलब ये हुआ कि वो पढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है, और जब वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो स्कूल आने से आनाकानी करेगा, कभी पेट दर्द का बहाना बनाएगा, कुछ कुछ करेगा। इसी को हम बोलते हैं अभ्यास। ठीक है, तो जो तत्परता हुआ उसे क्या करना है, उसे अभ्यास में लेकर के आना है, पहला। और दूसरा ये चीज है कि जो कुछ भी उसे पढ़ाया गया है, ठीक है, उसे क्या करना है, उसे जो है हमें स्थायी करना है, तो उसके लिए अभ्यास जरूरी है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है वो क्या करती है, लर्निंग को स्टेबल बनाती है। ठीक है, तो अभ्यास द्वारा अधिगम क्या होता है, स्थायी बनता है। सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना आवश्यक होता है। जब तक आप व्यवहार में क्या करेंगे, उनको नहीं लेकर के आएंगे, तब तक क्या हो जाएगा, बात भूल जाएगी। रट लिया गया, इसीलिए ज्यादातर रटने वाले बच्चे क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद उस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन जब व्यवहार में उसको ला देते हैं तो क्या हो जाता है, अपने बिहेवियर में उसको लेकर के आ जाते हैं, तो फिर वो नहीं भूलता है। ठीक है, इसी को हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास का मतलब है कि बार बार उसी चीज को करना, ठीक है, या उसी चीज को दोहराना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अभ्यास बोलते हैं। इसके बाद है, यदि ध्यान दीजिएगा, सभी चीजें आप लोग जानते हैं, इनमें कुछ नई नहीं है।
लेकिन हाँ, यह है कि प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है। सीखी हुई बातों के व्यवहार में नहीं ला जाता तो उसके भूलने की समस्या रहती है, संभावना पूरी तरह से रहती है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं, यदि हम उसे व्यवहार में नहीं लाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भूल जाती है। इसलिए बार बार क्या होता है, अभ्यास करवाया जाता है। इसलिए गणित में पहाड़े या जो नियम होते हैं, विज्ञान, इतिहास आदि पढ़ाने के बाद अभ्यास क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। कोई भी चीज पढ़ाएंगे आप, अभ्यास जरूरी है। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, अधिगम पूर्ण नहीं होगा। ये तो हमने अपनी यानी कि जो क्लासेस चलती हैं उनके लिए लिया है। किसी भी चीज के लिए अधिगम यदि है तो क्या करेगा, यानी बच्चे यानी पता होगा। कोई भी व्यक्ति है, यदि किसी एक रास्ते से एक बार चला गया और उसके बाद उसको 8 यानी कि 4-5 साल के बाद आना पड़ा तो भूल जाता है। लेकिन जो बार बार लगभग जाता रहता है तो उसे तो इतना पता रहता है कि इस रास्ते में इतने समय बाद इतने गड्ढे हैं, यानी यहाँ पर मुझे बच करके चलना है, साइकिल धीमी चलानी है, गाड़ी धीमी चलानी है, क्योंकि यहाँ गड्ढे हैं, यहाँ पर मोड़ है, यहाँ भीड़ होती है, यहाँ नहीं होती। वो सभी चीजें उसको क्या रहता है, पता रहता है। ठीक है, तो ये अभ्यास के द्वारा ही आता है। तो पहला जो नियम था हमारा वो क्या था, तत्परता का नियम था। और दूसरा क्या था नियम, अभ्यास का नियम। यानी बार बार वही चीज करता है तो तुरंत क्या हो जाता है। इन्हीं के आधार पर आगे क्या होते हैं, हमारे जो इन्हीं सिद्धांत बने हैं वो बनते हैं। इस बात आता है परिणाम या प्रभाव का नियम। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, लर्निंग के लिए प्रभावित करती हैं, या परिणाम जो है ना उनका होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि कोई भी चीज कितना उसको बच्चे को प्रभावित करती है। यदि बच्चे को मैथ पढ़ना कठिन लगा ना तो फिर उसे पढ़ना नहीं चाहता है। ठीक है, यदि उसे कोई चीज अच्छी लगी तो क्या कर जाता है, यानी हिंदी अच्छी लगी तो बैठ करके कविताएं लिखना शुरू कर देता है वो। तो वही क्या होता है, यानी कि परिणाम या प्रभाव का नियम। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि जिन कार्यों से क्या होता है, बच्चे को संतोष होता है, ठीक है, या सुख प्राप्त होता है, ठीक है, प्लेजर उसे मिलता है, उसे क्या करता है, वो बार बार करना चाहता है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, हर एक। ठीक है, ये सामान्य मानव का क्या होता है, गुण होता है। तो जिन कार्यों से संतोष अथवा सुख प्राप्त होता है वह कार्य बार बार किया जाता है। ठीक है, और वो कार्य क्या करते हैं, कई बार आप लोग क्या होता है, कोई गाना अच्छा लग गया तो आप बार बार उसको सुनते हैं। और जिससे दुख प्राप्त होता है उसे दोबारा नहीं किया जाता। ठीक है, अर्थात जिससे क्या होता है, दुख प्राप्त होता है, यानी सुख प्राप्त न होकर के दुख प्राप्त होता है, तो उसे क्या करते हैं, दोबारा नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो उसे दोबारा नहीं किया जाता है। हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि दोबारा वो कार्य ना किया जाए। यही है प्रभाव और परिणाम। क्योंकि जब यानी कि तत्परता हो गई, अभ्यास हो गया और परिणाम, यानी कि कोई चीज कोई क्यों भूलना चाहेगा। बोलते हैं कि ये बहुत दुख यानी कि दुखद समाचार था, इसे भूलना चाहते हैं। तो क्या है, वो व्यक्ति को क्या है, उसने यानी कि धनात्मक नहीं ऋणात्मक की तरह प्रभावित किया। इसके बाद है अगला है कि बालक नई बातों को जल्दी सीखते हैं। ये यानी प्रभाव ही है, क्योंकि नवीन चीज अलग सी लगती है, इसलिए बालक क्या करते हैं, नई बातों को ठीक है जल्दी सीखते हैं। और एक और भी है कि बालक उन बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता अधिक होती है, यानी उन्हें उस समय उपयोगी लगता है। ठीक है, उसे वो क्या करते हैं, बहुत तीव्रता के साथ सीखते हैं। बच्चे को गेम खेलना है तो क्या करता है, वो मोबाइल अच्छी तरह से चलाना सीख लेता है और बार बार उसमें वो क्या करता है, उसे अभ्यास करता रहता है। और वो अभ्यास करता रहता है, इसलिए उसे क्या होता है, उसका बौद्धिक क्षमता क्या होती है, क्योंकि उसके लिए अभी सोचने के लिए एक सीमाएं होती है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो सीखने के लिए, उसे सोचने के लिए एक नहीं हजारों ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो उसको उलझा के रखती हैं। इसलिए वो क्या करता है, उसमें उलझ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बालक है उन बातों को जल्दी सीखता है जिनकी जीवन में उसमें क्या होती है, उपयोगिता अधिक होती है। आप बोलते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, तो मैथ लगातार पढ़ता रहता है। डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुमको आईएएस बनना है तो तुम्हें ये सभी जीएस और जीके और ये सभी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो क्या करता है, कहीं भी जीके देखता है बच्चा, उसे पढ़ने की कोशिश करता है। इसके बाद है, अब आता है थॉर्नडाइक ने, ध्यान दीजिएगा, यही परिणाम और प्रभाव को बताने के लिए इन्होंने क्या किया था कि प्रारंभ में इन्होंने पुरस्कार एवं दंड, ठीक है, को समान रूप से सीखने में प्रभावी माना था। यानी इन्होंने माना था
कि प्रभाविता का जो नियम है ना, वो पुरस्कार और दंड दोनों यानी कि आता है। ठीक है, इन्होंने माना कि दोनों बराबर है, अर्थात बच्चे को डराओ, धमकाओ, पीटो तो बच्चा पढ़ता है, या तो फिर उसे प्रोत्साहित करिए और नाम लीजिए यानी उसमें खड़े होकर के कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा जो है वो यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, अपनी क्लास में प्रथम अपने फर्स्ट आता है, तो बच्चा प्रेरित होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने माना कि दोनों का बराबर रोल होता है। लेकिन आगे धीरे धीरे जब क्या हुई, घटनाएं बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, 1935 ईस्वी में, सन याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा सन है ये, 1935 ईस्वी है। ठीक है, लेकिन 1935 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कुछ परीक्षण किए, जिसके आधार पर उन्होंने बोला कि जो पुरस्कार है वो दंड से अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, अर्थात बच्चे को डराओ तो एक समय के बाद बच्चा जिद पे आ जाता है, मारना होगा तो क्या हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है ना, पहले होता था, अब तो पिटाई नहीं होती कि 2-4 स्टिक पड़ जाएगी और क्या हो जाएगा, वो याद करके नहीं आता था। लेकिन यदि कोई ऐसा बच्चा होता था जिसका उस क्लास में स्टेटस रहा होगा कि ये तो पर डे याद करके आता है, वो बच्चा कभी भी मार खाने में जो है ना यानी कि वो नहीं करेगा। वो बच्चा चाहे जिस तरीके से हो याद करके आना ही चाहेगा, क्योंकि वो अपना नाम आगे रखना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने 1935 परीक्षणों के आधार पर पुरस्कार को दंड से अधिक क्या माना, प्रभावशाली माना। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने माना कि दंड जो है वो पुरस्कार से अधिक यानी बराबर प्रभावी नहीं है, बल्कि कम प्रभावी है। ठीक है, तो जो इन्होंने क्या किया, जो पनिशमेंट है उसे कम आका, और जो प्रोत्साहन का है, ठीक है, उसे क्या माना, अधिक माना। ठीक है, तो ये हमारे 3 नियम हो गए सीखने के, किसके द्वारा जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं थार्नडाइक के द्वारा। पहला है तत्परता यानी तैयारी का नियम, बिना तैयार करवाए हुए बच्चे की बिना तैयारी के हम उसे अधिगम नहीं दे सकते। उसे बार बार अभ्यास करना है तभी वो सीखेगा, एक बार सीख करके ठीक है वो सीखना नहीं कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और परिणाम एवं प्रभाव का नियम यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, उसके लर्निंग को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और जिनमें जो है ना यानी कि ये भी एक है कि वो क्यों पढ़ना चाहेगा, क्योंकि उसे अपनी क्लास में क्या करना है, टॉप करना है। ठीक है, तो अपना नाम जो है ना आगे रखना है। इसके बाद कुछ और नियम है, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। इनमें आता है पुनरावृत्ति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिकरेंस। ठीक है, यानी कि यदि जो है ना पुनरावृत्ति बार बार की जाती है तो क्या किया जाता है, तो सीखने में शीघ्रता होती है। ठीक है, तो लर्निंग जल्दी से सीख जाती है। यानी बार बार आप यदि क्या करें, एक ही चीज को रिपीट करते चले जाएं, पहले आप यानी कि अल्फाबेट सिखाएं, फिर दूसरे दिन फिर आए अल्फाबेट सिखाएं, तीसरे दिन आप उनको शब्दों को जोड़ना सिखाएं, एक एक दो दो शब्दों को जोड़ना सिखाएं, फिर बाद में बताते जाएं, देखिए ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये। ठीक है, तो इसी को हम पुनरावृत्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही को, ये अभ्यास से लगभग क्या है, यानी कि अभ्यास से मिलता जुलता है। अभ्यास में तो क्या किया जाता है, बच्चे को दे दिया जाता है, लेकिन पुनरावृत्ति में अध्यापक भी उसके साथ लगा रहता है। फिर इस बात है नवीनता का नियम, वही है यानी कि नवीनता का मतलब इनोवेशन, यानी कि नवीन नवीन तरीके से सिखाना। बच्चे को यदि एक तरीके से सीखना यानी नहीं यानी वो सीख पा रहा है, अधिगम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे तरीके से सिखाइए, तीसरे तरीके से सिखाइए। ठीक है, तो नवीन तरीका अपनाने से अधिगम क्या होता है, अधिगम ठीक है आसान हो जाता है। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिससे क्या हो जाता है, बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो इनोवेशन को यानी कि महत्व दिया जाना चाहिए। इसके बाद है प्राथमिकता का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ प्रायोरिटी। अब बच्चे को जो यानी प्राथमिकता लगती है, प्रायोरिटी, वो जिस चीज को समझता है उसे जल्दी सीखता है, और जिसकी प्रायोरिटी नहीं समझता उसे देर से सीखता है। ठीक है, तो यही है, यानी कि जिनको करने की इच्छा पहले होती है, यानी जिनको करने की इच्छा उसमें कोई क्यूरियसी जागृत होती है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जो है वो सीख लेता है, आराम से सीख लेता है। ठीक है, जिस बच्चे को क्या नहीं आता है, उसे बोलना भी नहीं आता है, वो भी क्या करता है, कार्टून वाले जो है ना उसमें चलाता रहता है, मोबाइल में चलाता रहता है, और वो कार्टून और गाना जो है ना वो सुनता रहता है।
ठीक है, अपने आप वो बदलता रहता है। कोई भी आता रहता तो उसके में हाथ लगाता रहता है, उंगली लगाता रहता है, वो नया नया बचता रहता है। ठीक है, इसके बाद है अनुप्रयोग का नियम, यही है एप्लीकेटिव लॉ। ठीक है, तो वो पेनी की इसमें जो कुछ अन्य नियम है, तो रिकरेंसिव लॉ, ठीक है, इनोवेटिव लॉ, प्रायोरिटी लॉ, ठीक है, और अप्लीकेटिव लॉ, यानी कि जो अभ्यास या प्रयोग के द्वारा क्या किया था, अधिगम को स्थायी बनाया गया है। यानी जो चीज क्या किया गया, सीखा गया है, भले उसका अभ्यास न किया जाए, लेकिन उससे क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। ठीक है, प्रयोग का मतलब है कहीं ना कहीं, अब जैसे बच्चों को आपने सिखा दिया कि यहाँ पर ये यानी इतने शब्द मिल जाते हैं तो ये लिखा रहता है। अब बच्चा कहीं पर भी जाता है तो पढ़ता है उसको, वो बोलता है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो उसको यानी पढ़ करके जो है समझने की कोशिश करता है कि ये लिखा हुआ है। तो ये जो है यानी कि इस वक्त इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ये है यानी कि अनुप्रयोग का नियम। तो इसको अंदर पुनरावृत्ति, नवीनता, प्राथमिक और अनुप्रयोग के ये यानी सहायक नियम है, लेकिन मूल नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ओके, ये हमारे सीखने के आज नियम समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीखने के जो पेनी सिद्धांत है, ठीक है, उनको हम लोगों को पढ़ना है। तो अपने यानी कि अब आप लोगों से यही कहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।